हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्या बोला गया इसमें, हमें कैसे हल करने हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है। पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया है, किसी असंतुलित समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करने की क्रिया एक सरल उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग संतुलित रासायनिक समीकरण डालेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन डालेंगे और फिर समझेंगे हम लोग इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं और ना नए परमाणु बनते हैं। बात समझिए, कह रहा है कि जो रासायनिक रिएक्शन होता है उसमें ना तो परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु बनता है। ठीक है बच्चों, और ना ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। ये तो बहुत ही सरल बात बता रहा है कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उससे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप हैं तो क्या आपको कोई दूसरा व्यक्ति बना सकता है? क्या आप कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि आप दूसरे हैं? नहीं, आप जो हैं वही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी है कि एक एलिमेंट का जो परमाणु होगा दूसरे एलिमेंट के परमाणु में परिवर्तित नहीं होगा। अतः सो दैट रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होती है। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है कि जैसे मैंने ये एरो खींच दिया तो ये हो गया आपका अभिकारक हो गया और ये हो गया आपका उत्पाद बच्चों। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ H2, तो यहाँ भी इस पार भी क्या होना चाहिए? H2 ही होना चाहिए, तभी क्या होंगे? ये बराबर होंगे। वही कह रहा है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक एलिमेंट के जो परमाणु है उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तभी वह समीकरण रासायनिक क्रिया को सही रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, और इसी को फिर क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन H2 लिया गया है प्लस ऑक्सीजन O2 लिया गया है और एरो क्रिया करके क्या बना है? H2O जल बन गया है। ठीक है, बन तो गया है। क्या समीकरण संतुलित है? तो आप बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे आप? समीकरण संतुलित नहीं है। अब मैं पूछूंगा क्यों नहीं है, तो अब आप बताएंगे कि सर यहाँ हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार है। यहाँ 2 बार है, कहीं यहाँ 2 बार है हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है। तो क्या यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है? तो आप कहेंगे सर नहीं, इसीलिए क्या है? गलत। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने की कई सारी विधियां होती हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ जो हेडिंग डाला गया है, समीकरण संतुलन का उदाहरण अर्थात अनुमान विधि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं इसे हिंदी में देता हूँ क्योंकि कई बार ये इंग्लिश वाला नाम हिंदी में जाता है। क्या है? हिट और
ट्रायल विधि, ठीक है, हिट और ट्रायल विधि कहा जाता है इसे। तो आइए समझते हैं इसे। तो देखिए यही समीकरण लिखा आपका, क्या लिखा, H2 प्लस O2 एरो H2O2 अर्थात हाइड्रोजन लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया बच्चों, जल। आइए इसको बराबर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आप लिखेंगे समीकरण के बाएं पक्ष में, ठीक है, बाएं मतलब इस साइड, बाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, बाएं मतलब ये, सॉरी, बाएं मतलब आपका ये होगा 2 परमाणु हैं, परंतु दाहिने पक्ष में मतलब इस साइड केवल 1 ऑक्सीजन है। अतः दाहिने पक्ष में 2 अणु लेने से ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो H2 प्लस O2 फिर से लिख देंगे एरो, H2O लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा कराएंगे, सामने यहाँ गुणा होता है, ठीक है, यहाँ पास 2 से गुणा कराएंगे। तो अब देखिए जब 2 से गुणा हो गया, ठीक है, तो देखिए O कितने बार हो गया, तो बोलेंगे सर 2 बार, तो ये इसमें भी गुणा होगा और ये इसमें भी होगा, तो H में गुणा होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बताओ H यहाँ 4 हो गया, मतलब कि H कितने होंगे बच्चों, 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तो कंप्लीट हो गए बराबर। अब देखो H कितने, 2 दूना 4, तो यानी H4 हो गया, H कितने हैं 2, तो यानी आप ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट में आप क्या बोलेंगे, दूसरे पॉइंट में देखिए, अब दाहिने पक्ष में हाइड्रोजन कुल कितने हो गए, 4, मैंने वहाँ लिख भी दिया है, और बाएं पक्ष में कितने बच्चों, तो केवल 2 हैं। इसलिए क्या करेंगे, बाईं ओर H2 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए H2 में 2 से गुणा करेंगे, तो H कितने हो गए, 4, यहाँ भी H 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो यानी ये संतुलित हो गया, ठीक है बच्चों। तो यानी कि यह संतुलित समीकरण है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आपको दिख ही रहा होगा, 8वां है, ये भी 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का आता है। तो क्या पूछा गया इसमें, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत इजी है। मंद अपक्रिया क्या होती है, ऐसे अपक्रिया जो 1 घंटा, 1 दिन, 2 महीना, 1 साल, 10 साल लग जाए और अपक्रिया बहुत स्लो चलती है, उसे क्या बोलते हैं, मंद अपक्रिया कहा जाता है। और जो पलक झपकते ही अपक्रिया पूर्ण हो जाए उसे क्या कहा जाता है, तीव्र अपक्रिया कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं किताब में क्या लिखा गया है। तो देखें बच्चों, जो हमने आपको बताया था मंद अर्थात स्लो, मंद अर्थात स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एक छोटी सी पॉइंट दिया, यहाँ देखिए, हम लोग इसी को समझ लेते हैं, ना कि पूरा समझने के लिए। मंद अभिक्रियाओं में अभिकर्मकों का उत्पाद में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, अर्थात अधिक समय हो लेता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें लिया है कि लोहे में जब जंग लगता है, क्या लगता है, रस्ट जंग लगता है, तो बहुत ही धीरे धीरे जंग लगता है, जिसके की कारण वह अनेक वर्ष लग जाते हैं और फिर आपके अपक्रिया पूर्ण होती है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मंद अपक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन है इसका, तो देखिए ये आपका है CH3COOH, H अम्ल है, और यहाँ आपका C2H5OH है, ये आपका एथिल अल्कोहल है, और सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करेगा, अर्थात ये आप कह सकते हैं उत्प्रेरक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, उत्प्रेरक है जो अपक्रिया की गति को स्लो करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बन जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कैसी अपक्रिया है बच्चों, मंद अभिक्रिया
है। कैसे अभिक्रिया बच्चों? ये आपकी मंद अभिक्रिया है। चलिए अब यहीं पास हम लोग हल करेंगे तीव्र अभिक्रिया अर्थात रैपिड रिएक्शन, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो समझिए तीव्र अभिक्रियाएं अत्यंत मतलब कि बहुत ही जल्दी कम समय में ही पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अर्थात तो इसका समय कितना लगता है? 10⁻⁻6 सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड अर्थात माइक्रो सेकेंड समय लगता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखें। सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 के विलयन को जब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के विलयन में डाला जाता है तो क्या बनता है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बनता है और सफ़ेद अवक्षेप देता है। ठीक है, आइए इसका रिएक्शन मैं कर देता हूँ। रिएक्शन किया नहीं बुक वाले ने, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी की है। आइए हम करते हैं। तो देखिए आपका AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl एरो। अब देखिए क्या क्या बनेगा। यहाँ से आएगा आपका Ag और यहाँ से आएगा Cl, क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा बच्चों। यहाँ से आएगा Na और यहाँ से आएगा NO3, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन, आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, मतलब दूसरा पार्ट है इसका। ये बार था बी नंबर, रासायनिक अभिक्रिया की गति को मुख्यतः कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात क्या रीजन है कि जो है रिएक्शन स्लो हो जाती है, ठीक है, या फास्ट हो जाती है रिएक्शन, हमें उसी के बारे में लिखना है बच्चों। तो आइए समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें गति को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है ताप, जैसे दाब, कामा पदार्थों की मात्रा और बच्चों क्या? उत्प्रेरक, ये सभी की प्रजेंटी और अपसेंटी में अभिक्रिया की गति बढ़ सकती है और घट सकती है। ठीक है बच्चों, आपका ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा गया विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, एकल विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ईजी है और ये समझ लीजिए हर साल पेपर में आता है, 100% इस बार भी आएगा। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चले पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात है इसका रिएक्शन, तो आप रिएक्शन कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, लिखा नहीं गया है। Zn मतलब जिंक और प्लस H2SO4
इन दोनों को जब रिएक्शन कराया जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास जिंक क्या करता है, H2 को हटा देता है। क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा। अर्थात जिंक ने क्या किया, H2 का स्थान ले लिया और H2 ने क्या किया, जिंक का स्थान ले लिया। यही तो बोला है ना कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्वयं स्थान ले लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया था एकल विस्थापन और द्विविस्थापन क्या है, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित हो एक तत्व या उसके यौगिक के एक तत्व द्वारा हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेना एकल विस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों इसका, देखिए कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर जिंक द्वारा कॉपर का विस्थापन करके जिंक सल्फेट बनाता है। ये आप इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए CuSO4 प्लस जिंक। अब देखिए क्या है, जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, क्योंकि जिंक की विद्युत संयुक्त क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर को हटा देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा। ये जिंक जो है इसको हटा देगा, तो जिंक बनाएगा क्या, ZnSO4 बनाएगा और कॉपर हट जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट है, जिंक है, तो बनेगा आपका जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो यौगिकों द्वारा परस्पर आयनों का विनिमय कर नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझिए, जब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 मिलाते हैं, तो ये आयनों का विनिमय कर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास NaCl और यहाँ पास AgNO3, यानी प्लस प्लस साथ नहीं जाएगा, माइनस माइनस साथ नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ से प्लस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, AgCl बन जाएगा। यहाँ से माइनस लोगे तो यहाँ प्लस आएगा, तो NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। जिसे नाम लिखना तो मैं लिख देता हूँ, ये है आपका सोडियम नाइट्रेट और ये है प्यारे बच्चों आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बाद 11 करेंगे, 10 वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी अर्थात सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है। जब वस्तु को टूथपेस्ट के साथ रगड़ा जाता है तो वह पुनः चमकने लगती है, ऐसा क्यों? इसी का हमें क्या करना है मेरे बच्चों, रीजन देना है। तो दो चमकने लगती है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ क्या पूछता है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती हैं, इसके संबंध में घटना बताना वही है। निर्मित काले पदार्थ को नाम दीजिए, मतलब जो काला बना उसको नाम, उसका नाम क्या होगा। जैसे ये हमारी चांदी है और इस चांदी को बेचारी क्या रोग लग जाए, कौन सा रोग लग जाए, कलुआ रोग लग जाए, तो ये जो काला हो जाता है, क्या हो जाता है, काला हो जाता है, इसी का नाम बताना। ठीक है, इसी का नाम बताना है।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर सुनिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, सिल्वर जैसी धातुएं जब अपने आसपास अम्ल नमी गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यानी कि जब कोई सिल्वर है, कोई भी सिल्वर है, किसी भी प्रकार की सिल्वर है, जब वो अम्ल से, नमी से, गैस से क्रिया करेगी तो वो काली हो जाती है, ठीक। वो ये घटना कौन सी है, संक्षारण की घटना है। अब बात है कि जो काला रंग है उसका नाम क्या है, तो आइए नाम जानते हैं। बी नंबर, ठीक है। वायु में उपस्थित H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर सिल्वर एक काला पदार्थ बनाता है और यह काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, Ag2S होता है। क्या होता है, Ag2S होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके। आइए आज के इस चैप्टर का थ्योरिकल क्वेश्चन लास्ट करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जो आपके छोटे हुए रिएक्शन वाले वो सब करेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100/100 हर साल आने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, दूसरा है योगात्मक अपक्रिया क्या है, तीसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। देख कितने बार आई, 2019, 20 में 1, 2, 3, 4 बार, 21 में आया है, 21, 22, 16, 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। तो वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्रिया कर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब ये बराबर नहीं, 2 से गुणा यहाँ कराएंगे बच्चों और 2 से गुणा यहाँ कराएंगे, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। तो आइए योगात्मक अपक्रिया समझते हैं। तो योगात्मक अपक्रिया क्या अर्थ होता है, वह अपक्रिया अर्थात वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक को आपस में संयोग करके सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, अमोनिया NH3 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या आपका योगात्मक अपक्रिया है, क्योंकि सब कुछ इसी में जुड़ गया है, कुछ भी अलग नहीं है। तीसरा और लास्ट, आज का वीडियो ऐसे थोड़ी लंबी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल प्यारे बच्चों, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट से क्या होता है, अर्थात कॉपर से यानी Cu से आयरन की अभिक्रियाशीलता अधिक है या क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए इसको हटा देगा, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu आयरन सल्फेट,